बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूनिट 3 है इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। क्या है? इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। ओके जी। इम्यूनिटी क्या है? कुव्वते मुदाफ़ियत। आपका जो डिफेंस सिस्टम है ये क्या बनाता है? इम्यूनिटी बनाता है, आपकी इम्यून सिस्टम। योर बॉडी है द पावरफुल आर्मी दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ threats including mechanical injuries, cuts, wounds, attack by the pathogens, entry of the foreign particles like dust and pollen. ये जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम है, जो मैकेनिकल इंजरीज हैं, जो कट वगैरह हैं, उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई जरासीम हमला कर दे या कोई चीज़ जिस्म के अंदर घुसने की कोशिश करे। पैथोजेंस क्या है? डिजीज़ काजिंग जर्म्स को पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन की टाइप्स में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स शामिल हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि पैथोजन फैलाते हैं। जैसे फ्लू है बेटा, वायरस से होता है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और ये भी सवाल आ सकता है कि फ्लू किसी से होता है, टाइफाइड किस किस्म के पैथोजन से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। अच्छा जी। दिस पर्सनल आर्मी इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ये जो आपका जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। एवरी डे वी इनकाउंटर, हम सामना करते हैं अ ह्यूज नंबर ऑफ पैथोजेंस, हाउएवर वी डू नॉट फॉल इल एवरी अदर डे विच इज ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम। एन आर्मी ऑफ सेल्स इज ऑलवेज रोमिंग आवर बॉडी रेडी टू वार्ड ऑफ एनी अटैक। वार्ड ऑफ का मतलब होता है परे धकेल देना, किसी भी अटैक को दूर कर देना। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। 3 किस्म के हैं, इननेट, अडॉप्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज द नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है जो अंदर मुदाखलत करता है, बाहर से आने वाला। दिस इम्यूनिटी एक्ट्स विदाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफरेंशिएटिंग द इंट्रूडर। ये जो इम्यूनिटी है ये रिकॉग्नाइज नहीं करती और ना ही उसमें कोई फ़र्क करती है। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो इननेट इम्यूनिटी है 2 फंक्शंस में काम करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। पहली जो है एंट्री को ही रोक देती है, कोई भी किसी भी किस्म का जरासीम आ रहा है उसको जिस्म में दाखिल नहीं होने देगी। इसके अंदर क्या चीज़ है? स्किन है, म्यूकस है, ये जो रेशा होता है आपके गले के अंदर, नाक के अंदर, मेम्ब्रेन्स ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स, ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये मैकेनिकल डिफेंस है। इसमें मतलब है कि फिजिकली वो चीज़ मौजूद होती है जो दूसरी चीज़ को परे धकेल देती है। जैसे स्किन है, अब स्किन डेड सेल से बनी होती है, एपिडर्मिस है। अब कोई भी चीज़ इससे टकराएगी, क्योंकि ये डेड है तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? इंक्लूड सम वाइट ब्लड सेल्स हैं, केमिकल है और क्या है? फीवर है। दीज एक्ट आफ्टर जर्म्स एंटर इनटू द बॉडी। ऑल दीज फैक्टर्स किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। अब आप समझते होंगे कि बुखार कोई बुरी चीज़ है, लेकिन बेसिकली बुखार क्या है? जिस्म के इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो कि इन जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। जब एक मैदान जंग बन जाता है जिस्म, तो जिस्म हीट अप हो जाता है। जिस्म क्या होता है? हीट अप हो जाता है एंड वी फील द फीवर। There are ways to stop your first line of defense. There are ways to support your first line of defense. You can add layers of defense to protect your body like face mask, gloves, sanitizer. तो क्या आप फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस को बूस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं। आप फेस मास्क पहने, ग्लव्स पहने और क्या करें? सैनिटाइजर का यूज़ करें। अडॉप्टिव, पहली इम्यूनिटी क्लियर हुई, बहुत ही आसान तरीके से बात समझा दी गई। दूसरा हमारे पास क्या है? अडॉप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्या है? अडॉप्टिव इम्यूनिटी। क्या जी? अडॉप्टिव इम्यूनिटी और लर्नड इम्यूनिटी। इसका दूसरा नाम क्या बेटा? लर्नड इम्यूनिटी। थोड़ा सा प्रिंट मतलब है कि सही नहीं है। इंक्लूड्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल है। अडॉप्टिव जो इम्यूनिटी है और लर्नड इम्यूनिटी क्या है जी?
लर्न इम्यूनिटी इंक्लूड्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या बेटा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। पहली जो दो लाइन्स ऑफ डिफेंस हैं वो किसके अंदर थी? इननेट इम्यूनिटी के अंदर थी। अब अडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या है? ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इट आइडेंटिफाइज द जर्म्स, ये जर्म्स को आइडेंटिफाई करती है एंड स्टार्ट मेकिंग स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जिनको टी और बी सेल कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी इम्यूनिटी है? अडॉप्टिव इम्यूनिटी। हमने पहले जो दो पढ़ा, हमारे पास क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इंटर ही नहीं होने देगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, वाइट ब्लड सेल्स केमिकल और फीवर मिलकर जरासीम को कत्ल करेंगे, लेकिन वो बगैर पहचान के करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है अडॉप्टिव इम्यूनिटी, ये जरासीम को पहचानने के बाद ख़ास किस्म के वाइट ब्लड सेल बनाएगी जिन्हें कहते हैं टी सेल एंड बी सेल। बी सेल क्या होते हैं बेटा? अटैक द इन्वेडर आउटसाइड द सेल। अभी ये सेल के अंदर इन्वेडर दाखिल नहीं हुआ है तो उसके ऊपर जनाब अली बी सेल क्या करेगा? एक्ट करेगा। अब जब वो अंदर दाखिल हो गया, जरासीम सेल के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या करेगा? ये कौन सा सेल एक्टिव होगा? टी सेल एक्टिव होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? नेक्स्ट हमारे पास क्या जी? इम्यूनिटी एंड डिजीजेस का अगला है, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, ये तरह बेहतर है प्रिंट। अच्छा जी, टी सेल डायरेक्टली किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड एक्टिवेट ऑल अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द जर्म्स। अच्छा जी, जो टी सेल हैं ये डायरेक्टली किल करते हैं। आपने देख लिया टी सेल कहाँ पे? अंदर जब जरासीम दाखिल हो जाता है सेल के अंदर तो उस वक्त रिएक्ट करता है और ये एक्टिवेट कर देते हैं तमाम अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द जर्म्स। बी सेल क्या करता है? बी सेल आफ्टर एक्टिवेशन स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडीज़ और स्पेशल प्रोटीन्स। एंटीबॉडी क्या होती है बेटा? ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है flowing in blood which can recognize and kill viruses and bacteria. If your body develop antibodies against a disease, then we become immune to that disease. The way the body defends itself against harmful or foreign substances is called immune response. अब जिस्म किस तरह से बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा, एंटीबॉडीज़ बनाना किसका काम है बेटा? बी सेल का काम है। टी सेल क्या करता है? डायरेक्टली किल करता है, क्योंकि ये तो देखो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। क्या है? सेल के अंदर ही दोनों मौजूद हैं और सेल के अंदर आ जाते हैं तो जनाब लिए इसको कत्ल कर देगा। जो बी सेल है, जो ब्लड के अंदर बहते हुए वायरस और बैक्टीरिया हैं, ये उनको मारेगा। एंटीबॉडीज़ किसका बनाना काम है? बी सेल का काम है। और एंटीबॉडीज़ क्या है बेटा? ये प्रोटीन है। अच्छा, एंटीबॉडी क्या करती है? ये पहचान लेती है जनाब अली बेसिकली बी सेल क्या काम कर रहा है, ये बना रहा है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? ये प्रोटीन है और ये फ्लोइंग ब्लड के अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया हैं उनको पहचान के कत्ल कर देती है। अगर आपकी बॉडी किसी बीमारी के ख़िलाफ़, उसके जर्म्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना रहा है तो इसका मतलब है आपका जिस्म उसके ख़िलाफ़ क्या है? इम्यून है। वो जरासीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे ख्याल ये मैंने बड़े अच्छे से आपको बता दिया है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें स्किन है, म्यूकस है, मेम्ब्रेन है, लंग्स हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये ईटर सेल्स, केमिकल एंड फीवर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? ईटर सेल्स, सेल को ये जो बीमार हो जाते हैं उनको ईट कर लेगा। केमिकल्स होते हैं और फीवर होता है। ये जनाब लिए एंटीबॉडीज़ हैं और ये क्या है? बैक्टीरिया हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? बैक्टीरिया को अटैक करती हैं, उनके साथ लॉक एंड की रिलेशनशिप बना देती हैं। अच्छा जी, फिर अगर ये दोनों लेयर से चीज़ निकल आई है तो फिर क्या एक्टिवेट हो जाएगी? जिस्म की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो टी सेल हैं, अगर तो वो जरासीम सेल के अंदर दाखिल हो गया तो ये उसको किल कर देगा, लेकिन अगर ये ब्लड के अंदर मौजूद है तो बी सेल क्या करेगा बेटा? उनको रिकॉग्नाइज करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो कि प्रोटीन है और ये फ्लोइंग ब्लड से वायरस और बैक्टीरिया को रिमूव कर देगी। मैकेनिज्म ऑफ द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तो ये कैसे बनती है एंटीबॉडीज़? Mechanism of the antibody formation. There are two ways to start antibody formation by your immune system. Either you get disease or you get vaccination. Your immune system requires the exposure of the pathogen to activate and start antibody formation. सबसे पहले ये है कि पैथोजन का आपके जिस्म में दाखिल होना ज़रूरी है ताकि जो बी सेल हैं वो उनको पहचान सकें, बी सेल उनको पहचान सकें। वैक्सीन में क्या कहते हैं
कि आप बिल्कुल मुर्दा या मरे हुए या नीम मुर्दा बहुत ही वीक किस्म के पैथोजेंस को जिस्म के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो वो जब पैथोजन जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, अब वो बहुत ही नीम मुर्दा की हालत में होते हैं, आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो क्या होगा, ये जो फिर 20 सेल हैं ये उनको पहचान लेंगे कि यार ये इस किस्म के जरासीम मौजूद हैं, उनको पहचान के फिर उनके ख़िलाफ़ ख़ास किस्म की एंटीबॉडी बनाएंगे जिसे कि जो कि प्रोटीन होती है, अब वो पहचान लेगी। अब अगर कोई सेहतमंद जरासीम भी दाखिल होता है, एक्टिव पैथोजन भी दाखिल होता है, तो वो उसको भी उसी तरह से नकारा कर देगी। तो ये वैक्सीनेशन का काम समझ लगी नहीं लगी? ओके, पढ़ लेते हैं। अब वैक्सीन वर्क्स बाई ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम। वैक्सीन के जरिए इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है टू रिकग्नाइज एंड फाइट पैथोजेंस। टू डू दिस सम पार्ट ऑफ द पैथोजन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। वैक्सीन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स, पोलियो वैक्सीन, इंजेक्शन, कोविड-19 वैक्सीन। देखिए जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो कौन से हैं, ओरल ड्रॉप्स हैं। उसके बाद जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये किस फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में है। बी एंड टी सेल्स फॉर्म मेमोरी सेल्स एज वेल। बी और टी सेल मिलके क्या चीज़ बनाते हैं, मेमोरी सेल। अच्छा, these memory cells remember their enemies next time when the pathogen enters. These two type of memory cells became active. These memory cells remember their enemies next time when the pathogens enter. These two type of memory cells become, ये यहाँ पे इसको कॉमा देना चाहिए था ताकि बात आराम से समझ आ जाती। These two type of memory cells become active immediately and start killing pathogens. This quick immune response ensures that pathogens will be unable to grow in the body and cause disease. So if you are vaccinated against polio, then after the entry of the polio virus in your body, your immune system, your immune response will kill all polio viruses. You will stay healthy and protected from diseases. क्या बात ये क्लियर है? बी और टी सेल मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल बनाते हैं। बी एंड डी सेल क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल। तो ये मेमोरी सेल उन जरासीम को याद रखते हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले थे। जो ही वो जिस्म में दाखिल होते हैं, ये को उनको आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज़ जनाब अली क्या कर देंगे, पैदा करेंगे और जनाब अली उनको कत्ल कर देंगे और आपका जिस्म क्या रहेगा, हेल्दी। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बाय बर्थ होती है। तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये टाइम के साथ आपको मिलती है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये कौन सी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, नेक्स्ट वी हैव पैसिव इम्यूनिटी। समटाइम्स द पैथोजन और टॉक्सिन हार्म्स बॉडी वेरी क्विकली एंड इम्यून सिस्टम कैन नॉट प्रोटेक्ट द बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैथोजन है या जो टॉक्सिन है, जो जहर है जिस्म में फैला है, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने से पहले ही जिस्म को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। इन सच सिचुएशंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज कैन सेव अ पर्सन लाइफ। इस सूरत में इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो मतलब है कि एंटीबॉडीज़ तैयार करके उनकी सेहत लड़ाई कर सकें। तो पहले से तैयार की गई एंटीबॉडीज़ किसी बंदे की जान को बचा सकती हैं। लाइक आफ्टर अ स्नेक बाइट, जैसे एक स्नेक बाइट होता है, अ पर्सन द लाइफ इज थ्रेटन्ड, already prepared antibodies are injected which stop the effect of snake venom. This type of immunity is short lived and is called passive immunity. बात बिल्कुल क्लियर होगी। ऐसी इम्यूनिटी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है और क्या कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होती है। इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा जी, तो दोबारा देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करती है, स्टॉप द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द बॉडी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है। और इसे क्या कहते हैं बेटा, इननेट इम्यूनिटी या जनरल प्रोटेक्शन कहते हैं। उसके बाद अडॉप्टिव इम्यूनिटी मोस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आप इसको कह सकते हैं, ये वक्त के साथ साथ आप इसको हासिल करते हैं। नेचुरल इन्फेक्शियस डिजीजेज या वैक्सीन के जरिए अडॉप्टिव इम्यूनिटी आप कैसे गेन करते हैं, या तो वो जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो और जिस्म उससे लड़ के मुदाफ़ियत हासिल कर लें। सेकंड क्या है, आप वैक्सीन लगा लें पहले ही, ताकि जो है वो जिस्म में जब वो दाखिल हो तो उससे पहले ही आप उसके खिलाफ प्रोटेक्टिव हो। पैसिव क्या होती है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन है और किसी जिस्म में इंजेक्शन, जैसे स्नेक बाइट है, उस सूरत में इंजेक्शन की सूरत में जिस्म को प्रोवाइड की जाती है।
जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो पैसिव इम्यूनिटी है। अब इसके दो तरीके हैं, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो पैसिव इम्यूनिटी आपको कहाँ से मिलती है? माँ के दूध से। जो आर्टिफिशियल है, इसके लिए आपको क्या होता है बेटा? एंटीबॉडीज होती हैं, प्रिपेयर्ड हालत में होती हैं, वो आपके जिस्म को सप्लाई की जाती हैं इंजेक्शन की सूरत में। बात समझ लगी नहीं लगी? मेरे ख्याल से ये बड़े अच्छे वैसे तरीके से इस बात को यहाँ से क्लियर किया गया है बुक में। Do you know you get passive immunity naturally from your mother before birth? Antibodies are passed through the placenta to protect the child from illness. After birth, an infant receives antibodies found in mother's breast milk. It is also called maternal passive immunity. जो माँ के दूध में इम्यूनिटी होती है, जिसके ज़रिए बच्चे को मिलती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी। जबकि जब बच्चा पैदा नहीं होता तो उसको जो इम्यूनिटी माँ की तरफ से प्रोवाइड की जा रही होती है, वो कहाँ से आती है? प्लेसेंटा। क्या? प्लेसेंटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। न्यू बॉर्न चाइल्ड में कौन सी इम्यूनिटी होगी जी? यहाँ से आप बता सकते हैं बेटा? न्यू बॉर्न चाइल्ड है, न्यू बॉर्न चाइल्ड है, उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी होगी बेटा? एक तो देखें, उसके अंदर न्यू बॉर्न चाइल्ड है, एक तो है पैसिव इम्यूनिटी जो कि उसके माँ के दूध से वो ले रहा है। क्या ले रहा है? माँ के दूध से ले रहा है। दूसरा इननेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ इम्यूनिटी है, ए, बी और डी, ये तीनों ही उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, खैर ये क्या कहते हैं उसे, दूसरी क्वेश्चन है रिटर्न के लिए, क्रेडिट के लिए इनकी ज़्यादा नहीं है, बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अहमद विलेज लिव्स इन अ विलेज, ही वाज प्लेइंग नियर field when a poisonous snake bit him. He was rushed to the hospital. Doctor asked about the details of the snake. Why doctor need to know about type of snake? क्योंकि उनको देखें, उन्होंने उसको एंटीबॉडीज लगानी है, लेकिन हर जो सांप के जहर होते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हर स्नेक के लिए अलहदा होती हैं। स्नेक की टाइप के हिसाब से एंटीबॉडीज जो दी जाती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो उसको फिर एक स्पेशल मतलब देखेंगे कि किस किस्म कौन सा इंजेक्शन लगाना है, तो उसके लिए उस टाइप की उनको एंटीबॉडीज़ दरकार होंगी। उस जो वेनम है उसकी टाइप को देखते हुए उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज़ कारगर रहेगी, वो वाला वो इंजेक्शन चूज़ करेंगे। इसलिए वो स्नेक की टाइप के बारे में पूछते हैं कि सांप किस किस्म का था। Which letter will indicate his state of immunity before coming to the hospital? अस्पताल में आने से पहले, देखें अस्पताल में जब वो आया है तो उसके पास कौन सी इम्यूनिटी है? उसके पास एक इननेट इम्यूनिटी है। ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी है? इननेट इम्यूनिटी है। अडॉप्टिव इम्यूनिटी अब इसके खिलाफ नहीं है उसके पास। ठीक है, ये मतलब है कि काम तो करेगी, ये वाली ये दो चीज़ें उसके पास काम तो करेंगी, अडॉप्टिव और इननेट, क्योंकि अब वो मैच्योर बंदा है। क्या है? मैच्योर बंदा है। लेकिन अब जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये उसके पास ये पैसिव इम्यूनिटी जो कि उसको अभी प्रोवाइड की जानी है वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है देन अहमद वाज इंजेक्टेड विद प्रिपेयर्ड, अब उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, अच्छा जी, वेज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं, बहुत ज़्यादा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, मतलब गुड है हेल्दी हैबिट्स जितने भी हैं वो सारी आप अडॉप्ट करें। गुड नाइट स्लीप हो, जल्दी सोएं, जल्दी जागें, स्टे होपफुल, हैप्पी रहें, हाथ रोज़ाना धोएं। अच्छा जी, जो गंदी चीज़ें हैं वो ना खाएं। उसके बाद है वैक्सीनेशन कराएं। क्या करें? वैक्सीनेशन कराएं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी हैं बेटा? देखें, एयर से फैल सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉमनली स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया। डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया का, वायरस का या दूसरे जर्म का, एक बंदे से दूसरे बंदे से। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलती हैं। Infectious diseases commonly spread through the transfer of bacteria, virus or other germs from one person. अच्छा जी, germs can spread from one to other person through नंबर एक the air as droplets। एक बंदा खांसी करता है, जरासीम किधर शामिल हो जाएंगे? एयर में शामिल हो जाएंगे। दूसरा बंदा उसके हवा पे सांस लेगा, अब क्या होगा बेटा? उसका ठीक है, ये खास हर किस्म की बीमारी इन्फेक्शियस नहीं होती, कुछ होती हैं। ठीक है, उसके बाद है फेशियल ओरल स्प्रेड, फूड एंड वाटर के ज़रिए। उसके बाद क्या है जी, मतलब फूड में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं। ब्लड, अगर आप किसी एक इन्फेक्शियस बंदा है
बीमारी में मुब्तला है, जैसे HIV है, एड्स है, तो अगर या हेपेटाइटिस है, उसका अगर ब्लड किसी दूसरे बंदे को लगा दिया जाए तो वो बंदा भी उस बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। उसके बाद है जैसे थूक है, अगर किसी बंदे को TB है तो उसके थूक के ज़रिए जरासीम दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्ट कंटैक्ट, ठीक है, स्किन के ज़रिए अगर किसी बंदे की स्किन ऐसी है कि उससे बीमारी फैलती है, आप उससे हाथ मिलाएंगे तो आपकी स्किन पे भी वो चीज़ पहुंच जाएगी। अच्छा जी, वायरस कोविड-19 क्या है, कौन सी चीज़ फैलाती है बेटा? वायरस से फैलता है, डायरेक्ट कंटैक्ट है, ब्रेथ ड्रॉपलेट है, कफिंग है, स्नीजिंग है। ये दूसरा बंदा जो फैला सकता है, अगर उससे आप डायरेक्ट कंटैक्ट करते हैं, वहाँ पे आप बैठे हैं और उसी हवा में सांस ले रहे हैं, उसके बाद वो बंदा खांस रहा है, वो बंदा छींक रहा है, तो अगर उस इन्वायरमेंट में आप मौजूद हैं तो ये कोविड-19 आपको चिपक जाएगा। ये सिम्टम्स क्या है? स्लाइड भी हो सकते हैं, स्वीयर भी हो सकते हैं। अगर स्लाइड हो तो क्या होगा? फीवर है, कफ है, कोल्ड है, बॉडी पेन है, फटीग है। स्वीयर में क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होगा। अच्छा जी, आपको सांस लेने में क्या होगी? दुश्वारी होगी, निमोनिया हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वैक्सीन लगवाएं, फासला रखें, फेस मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ धोएं, हजूम वाली जगहों को अवॉइड करें, सैंपल टेस्ट कराएं जनाब अली, ठीक है ना। क्या होता है? टेस्ट ऑफ द सैंपल फ्रॉम नोज से सैंपल लिया जाता है, थ्रोट से या थूक से। ये जनाब अली कोविड-19 का डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि जो डॉक्टर हैं वो किन तरीक़ों से आपको लैब के अंदर कोविड-19 के लिए डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेंगू है। अच्छा जी, ये भी वायरस से फैलता है, ये भी वायरस से फैलता है। डेंगू का क्या है बेटा? हाई ग्रेड फीवर होता है, स्वीयर शदीद सर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है। उसके बाद क्या है? मतलब मदहोशी की तारी हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं, स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं वो रेड कलर के, बॉडी पेन होती है, वीकनेस हो जाती है, ब्लड टेस्ट होता है इसके लिए। उसके बाद प्रिवेंशन क्या है? मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाएं, मच्छरों से दूर रहें, मच्छरों से दूर रहें, बस सिंपल। जो भी काम कर सकते हैं कि जनाब पहले मच्छर आपके नज़दीक ना आए और मच्छरों के फैलाव को भी रोकें। ऐसी जगह पानी ज़ाया कर दें जहाँ पे पानी खड़ा होता है और उसमें मच्छर परवरिश पा सकता है, क्योंकि ये जनाब अली ताज़ा पानी में होता है। किस में होता है? ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर में फैलता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस है, ठीक है। हल्का बुखार होता है, भूख ख़त्म हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं, मैदे में दर्द होता है, वीकनेस होती है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये मतलब है कि ब्लड के जरिए, मैंने आपको बता दिया, ब्लड ट्रांसफ़र होगा तो ये फैल सकता है। अच्छा जी, एक जैसी सिरिंज, एक ही सिरिंज बार बार कई बंदों को चुभोई जाए, उसके ज़रिए बेटा रेदर हो गया, जो दांत निकालने वाले आलात हैं वो हो गए। उसके बाद क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का ट्रांसफ़र। प्रिवेंशन, वैक्सीन होती है इसकी, सिंगल एक ही सिरिंज एक बंदा इस्तेमाल करे। उसके बाद जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको अच्छी तरीके से साफ़ किया जाए और ब्लड को इस्तेमाल करने से पहले चेक किया जाए कि उसके अंदर कोई स्क्रीनिंग कहते हैं कि ब्लड को पहले देख लेना कि उसके अंदर कोई जरासीम वगैरह ऐसे तो नहीं है जो दूसरे बंदे को जाके चिपक जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या जी? इसका भी है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड टेस्ट। टाइफाइड है, अब टाइफाइड का ब्लड कल्चर टेस्ट होता है। क्या होता है? ब्लड कल्चर टेस्ट होता है टाइफाइड का। ये जनाब अली इसमें भी टाइफाइड में बुखार होता है बहुत तेज़, सर में दर्द है। ये देखिए ज़्यादातर चीज़ें एक ही जैसी हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। उसके बाद क्या है? फेशियल ओरल रूट इंजेक्शन ऑफ, मुंह के ज़रिए फैलता है। अगर आप ऐसा पानी पिए या खुराक खाएं जो कंटामिनेटेड है टाइफाइड के बैक्टीरिया से, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। वैक्सीनेशन होती है, अपनी सफाई का ख्याल रखें। बैक्टीरिया देखें जब भी फैलेंगे तो आपने हाइजीन का ख्याल रखना है, तो काफ़ी हद तक बैक्टीरिया से बचाव मुमकिन हो सकता है। की पॉइंट्स मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, जब स्किन डैमेज होती है तो कौन सी लाइन आपकी डिफेंस डैमेज हुई है, क्रॉस हुई है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। द न्यू बॉर्न बेबी हैज़ लेस इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। द बेबी हैज़ ओनली व्हाट? पैसिव इम्यूनिटी है।
जब वो पैदा हुई है तो उसके पास कौन सी इम्यूनिटी है? सिर्फ पैसिव इम्यूनिटी है। उसके बाद दूसरा इननेट इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी बाई बर्थ होती है, ये भी चीज़ साथ ही शामिल है। उसके बाद जब ये ग्रो करेगी तो क्या आ जाएगी उसके पास? एडाप्टिव इम्यूनिटी आ जाएगी, ठीक है। और ये है इननेट एंड नेचुरल इम्यूनिटी, ये इसका जवाब है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बाय बर्थ, एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है जो माँ के दूध से उसको मिल रही है। बात आप समझ नहीं समझ रहे? ये जो आप क्या लगा हुआ था, गलत लगा हुआ था। द आर्मी ऑफ योर बॉडी हैज स्पेशल बुलेट्स विच कैन आइडेंटिफाई द एनिमी एंड किल इट। द बुलेट्स आर स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, लर्न अबाउट द एनिमी एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंगली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? अडॉप्टिव या लर्न इम्यूनिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, Venus is allergic to dust and pollen. Her health issue is an नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक से दूसरे से फैलने वाली नहीं है, ये जिस्म का रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, उसके बाद है रेबीज इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ। इफ रेबीज इन्फेक्टेड डॉग बाइट्स, अगर तो क्या करेंगे जी, उसको कौन सी इम्यूनिटी देंगे? पैसिव इम्यूनिटी, इंजेक्शन लगाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल डिफेंस लेयर्स इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? मेडिकल स्टाफ। क्या है? मेडिकल स्टाफ, क्योंकि वो उससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ये बाकी देख लीजिएगा, ये चैप्टर हम यहाँ पे बेटा कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे क्लियर तरीके से लिखा हुआ था, हमने भी कोशिश की है कि कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए बेटा, ठीक है। नीचे मार्किंग हुई है तो उसको बताने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वो देख लेते हैं, एक आध सवाल और भी मौजूद है। ये मार्किंग हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ क्या होती है? ये देखिए बेटा, इसका क्योंकि सांस लेने के अमल से ताल्लुक़ है तो ये ड्रॉपलेट्स के साथ है, ये ऑलरेडी मार्क हुआ है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, मेरे ख्याल में बहुत तफसील के साथ इससे पहले बात हो चुकी है, ठीक है ना। अच्छा जी, ओन इम्यून सिस्टम, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अच्छा जी, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मजीद एक ही बात को बार बार दोहराना मुनासिब नहीं है। ठीक, इसको आप होमवर्क समझ लें जो आपके पास ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक है, अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है जी। और स्पेशली कैडेट्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में नहीं आते हैं, आपके पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो कि आपने 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर करना होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जी। इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, नेक्स्ट क्या है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस। The universe is made of matter and matter is constantly changing around us in one way or the other. Look at the picture below and see some changes. Wood is chopped, लकड़ी को काट दिया गया है। Cooking over fire, drinking, eating, burning. ये सारी चीज़ें क्या हैं? कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही हैं, या फिजिकल हैं या केमिकल हैं। Many activities take place around us where we can observe matter changing into other form. Sometimes the changes can be reversed, while sometimes the changes कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इट्स जी, तो जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, क्या इसको दोबारा वुड बनाया जा सकता है? तो जवाब है कि नहीं। देयर एग्जिस्ट 2 टाइप ऑफ चेंजेस इन द मैटर, फिजिकल चेंज और कौन सी? केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस क्या होती है? चॉपिंग ऑफ द वुड, मेल्टिंग ऑफ द आइस आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। इन फिजिकल चेंजेस कोई कैसे पता चलता है कि फिजिकल चेंज है? कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं होगी, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। जो चीज़ अगर बनती है तो वो उसी की दूसरी शक्ल होगी। जैसे पानी है, मेल्ट होता है तो किस में चेंज हो जाता है बेटा? आइस है, मेल्ट होती है तो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में। वाटर जब एवेपरेट होता है तो स्टीम में चेंज हो जाता है। स्टीम को ठंडा करेंगे तो फिर पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगी। ये सारी क्या हैं? फिजिकल चेंजेस हैं। कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, वही चीज़ शक्ल तब्दील कर रही है। जबकि केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? एक नई चीज़ बनती है जो पहले वाली चीज़ों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। जैसे आग को जलाएंगे तो क्या बनेगी? वुड को जलाएंगे आग में तो क्या बन जाएगा जी?
खाक बन जाएगी आपके पास, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है किससे, वुड से, और इसको किसी भी तरीके से दोबारा वुड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वुड को चॉप करते हैं तो जो चीज़ आपको हासिल होती है वो भी वुड ही है। वो क्या है, वुड ही है। हाँ ये है, उसकी हालत क्या है आपके पास थोड़ी सी तब्दील हुई हुई है। अच्छा जी, no new change, cutting, tearing, grinding, shredding and mixing are all examples of physical change because they change the form but not the composition of a material। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, ब्रेकिंग ग्लास, दोबारा ग्लास ही है आपके पास, जो चीज़ बची है वो क्या है, वो भी ग्लास ही है, वो भी ग्लास ही है। उसके बाद मिक्सिंग कैंडीज, इसमें तो फर्क नहीं है। श्रेडिंग पेपर, आपने पेपर को पीसेस में कर दिया लेकिन ये स्टिल क्या है, पेपर ही है। फोल्ड, पेपर को फोल्ड कर दिया, आइस को मेल्ट कर दिया, वुड को चॉप कर दिया, हेयर काट दिए, ड्राई आइस सब्लिमेशन है, बॉइलिंग वाटर है, ब्रेकिंग एग है। ये सारी कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं बनी, उसी चीज़ की दूसरी हालत सामने आपके आ गई है, कंपोजिशन सेम ही है, कंपोजिशन सेम ही है। अच्छा जी, केमिकल चेंज क्या होता है, बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है। केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ओनली व्हेन मैटर चेंजेस टू बिकम एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी बर्न वुड इट चेंजेस इनटू टू न्यू सब्सटेंसेस, ब्लैक स्मोक एंड एशेस। बर्निंग इज आल्सो कॉल्ड कंबस्शन। तो जब कंबस्शन है, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट, अब दही का बनना, एंड मेकिंग ऑफ फूड बाई प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा जी, ये प्लांट में जो फूड बनाता है प्लांट, वो रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल चेंज है। उसके बाद दूध से दही का बनना क्या है, एक केमिकल चेंज है। रेस्टिंग ऑफ आयरन, जंग का लग जाना, बर्निंग, एग को आप बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, अब जो चीज़ बनेगी वो डिफरेंट होगी। बेकिंग अ केक, उसके बाद क्या है, केक को बेक करना, फोटोसिंथेसिस का अमल, बनाना रोटिंग, केले का गल जाना, दही का बनना, और फायरवर्क्स, आतिशबाजी वगैरह, ये सारी क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। ये सारी क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऑलवेज रिमेंबर अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज द पार्टिकल्स इन द मैटर कैन बी रीअरेंज्ड, हाउएवर द मास ऑफ द मैटर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। क्यों, जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो सेम ही रहती है। फ़र्ज़ करें आपने एक साइड पे ले लिया बेटा कार्बन ले ली, और दूसरी साइड पे क्या ले लिया, O2 ले ली, इनको आपस में रिएक्ट कराया, क्या बन जाएगा आपके पास, CO2। अगर फ़र्ज़ करें इन दोनों का वज़न मिला के कितना है, 10 ग्राम, तो इस साइड पे भी जो चीज़ बनेगी उसका वज़न कितना होगा, 10 ग्राम। ये चीज़ ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे बेसिकली अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। पहले ये दोनों अलग-अलग थी, एक कार्बन था और एक था ऑक्सीजन थी, ये मिलके क्या बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। एंटोनी लेवाइजर वाज द साइंटिस्ट who recognized the discovery of the law of conservation of mass। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass ये कहता है कि मैसेज के ना ही इसको मैस को आप कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, जो नई चीज़ नहीं बना सकते। हाँ, जो चीज़ें हैं एक से दूसरी हालत में तब्दील होती रहती हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ मैस है ये सेम ही रहता है, ये सेम ही रहता है। This law states that in a chemical reaction the matter is neither destroyed nor created but it may be changed from one form to another। एक और चीज़ भी है, and the amount of it, जो क्वांटिटी है इसकी, जो मिकदार है वो क्या रहती है, सेम ही रहती है। कंबशन क्या है, कंबशन आपको पहले बताया, जलने के अमल को क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। कंबशन इज रेफर टू एज व्हाट वी कॉल बर्निंग। वी नो दैट बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू मैटर इज मेड। अ मोर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कंबशन विल बी अ केमिकल प्रोसेस वेयर फ्यूल रिएक्ट्स विद द एयर
ये फ्यूल है, एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव हीट एंड लाइट एनर्जी, टू गिव हीट एंड लाइट एनर्जी। और साथ में क्या है, दो चीज़ें एक्स्ट्रा पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कंबशन इज यूज्ड इन कार्स, रॉकेट इंजन एंड मैनी अदर टाइप ऑफ मशीनरी। हाँ जी, इस आप केमिकल रिएक्शन को पहचान लेंगे या नहीं? अगर पेपर में आ जाए कि जनाब अली ये किस किस्म का केमिकल रिएक्शन है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, ये कंबशन है। ये क्या है? कंबशन है। अब कंबशन के असरात हैं, देखें जी, ये जो धुआं, स्मोक, सारा कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर कंप्लीट बर्निंग है, मतलब एक मुकम्मल तौर पे चीज़ बर्न हो जाती है, मुकम्मल तौर पे बर्न हो जाती है, तो क्या होगा बेटा, रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जिसको क्या आप क्या कहते हैं, खाक कहते हैं। इसकी वजह से क्या है, अस्थमा होता है। क्या होता है? जिसको दमा कहते हैं, अस्थमा की बीमारी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में जाती है, उसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, एसिड रेन का सबब बनता है। बड़े तरीके से वैसे चीज़ बताई गई है, ठीक है। बड़ा अच्छा एक मतलब है कि आपके पास ये चार्ट है, ठीक है, कि कंबशन के इफेक्ट क्या हैं। अगर कंप्लीट बर्निंग हो तो क्या होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग हो तो क्या होगा। कंप्लीट बर्निंग की सूरत में एक जो पार्टिकल्स रिलीज होंगे वो अस्थमा का सबब बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है एसिड रेन का सबब बनती है। इनकम्प्लीट बर्निंग की सूरत में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसको लिखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। जहरीली गैस है जो बंदे को कत्ल कर सकती है। Energy obtained by burning fossil fuel has revolutionized our lives, but at the same time, it has an impact on the environment, as we can see in the table shown above. Write a paragraph to judge the value and impact. अच्छा जी, रेस्टिंग जंग का लगना, देख लें जी जहाज की क्या हालत हो गई है, ठीक है। रेस्टिंग, अच्छा जी, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टन ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ मेटल्स लेफ्ट इन ओपन डी कलर, रंग उनका तब्दील हो जाता है, एंड डिवेलप रफ एजेस, और उनके रफ एजेस बन जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज आयरन कैन ईजिली गेट रस्टेड एंड टॉर्निश्ड। ये दोनों ही क्रूजन, जिसको उर्फ आम में आप कहते हैं ना कि जंग लग गया, ये दोनों उसी की किस्में हैं, रस्टेड एंड टॉर्निश्ड। आयरन इज हार्ड एंड सिल्वर इन कलर। आयरन जो होता है हार्ड होता है, कलर इसका क्या होता है, सिल्वर होता है। बट व्हेन इट कंबाइंस विद द एयर इट बिकम्स अ डिफरेंट मटेरियल कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन चेंज किस में हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में, विच इज रेडिश ब्राउन एंड हैज रफ एजेस। Metals only rust when they are exposed to air. Think of the ways to protect the metal from exposure to air. तो कैसे हम उसको बचा सकते हैं, उसको ऑयलिंग कर दें, उसकी ग्रीसिंग कर दें, अलाय बना दें, इसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ क्या करें, मिक्स कर दें, उसके ऊपर किसी दूसरे मटेरियल की लेयर चढ़ा दें। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको मतलब है कि पेंट कर दें, मुख्तलिफ तरीके हैं इसको प्रोटेक्ट करने के। अ फ्यू सजेशंस आर: apply a coat of another metal that does not get rusted easily. This is also called galvanizing. जिंक कोटिंग होती है, ये galvanizing में क्या होती है, जिंक कोटिंग होती है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, पेंट करें। और भी तरीके हैं। टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर, नेक्स्ट आयरन का देखा अभी क्या है, सिल्वर है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स गेट अ ब्लैक कोटिंग ओवर टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर। सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स अब कौन सी बेटा हालत हो जाएगी, ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगी, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। पॉलिश्ड सिल्वर आर्टिकल ग्रेजुअली ब्लैकन, दिस इज ड्यू टू द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। टार्निशिंग ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से सिल्वर के ऊपर, जबकि आयरन के ऊपर किसकी वजह से हो रही थी, ऑक्सीजन की वजह से। और आयरन का कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है बेटा, ब्लैक हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S which reacts with silver Ag to form black silver sulfide Ag2S। जब सिल्वर टार्निश होती है तो सिल्वर का फार्मूला वैसे क्या है, Ag है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका फार्मूला क्या है, H2S है। ये मिलके क्या बनाया जाएगा जनाब अली, Ag2S। क्या बना देगा, Ag2S। द वर्ड इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से सिल्वर और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा जी,
तो सिल्वर सल्फाइड ऑक्सीजन इसके अंदर क्या दिखाया नहीं गया वैसे, अच्छा दिखाया गया H2O, क्या है H2O। ओके जी, पानी बन रहा है तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये मिक्स होगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर, जबकि सिल्वर के साथ सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट करके बना देगा सिल्वर सल्फाइड। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अगर आपको ये दिया जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है तो आप क्या कहेंगे, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ऊपर पहले क्या था, कंबस्शन। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैन द प्रॉपर्टी बी डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, यस या नो? अच्छा, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस चेंज ना हो तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगी। डज द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अच्छा जी, नो या यस? तो क्या जी, अमाउंट रिलेटेड क्या है, मैस, वॉल्यूम और वेट, और जो अमाउंट के साथ नहीं है वो कौन सी है, डेंसिटी है, कलर है, चमक है, लेसर चमक कहते हैं। ऑर्डर, ये मतलब है कि उसकी जो वो है वो मेलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। उम्मीद है ये बाकी चीज़ें भी आएंगी, ये पहले हम पंजाब वाली वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, जो अगर आइडेंटिटी मतलब है कि क्या होती है, विदाउट चेंजिंग है, अगर चेंज हो गई तो फिर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिटी, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, कंबशन, ये सारी कौन सी चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस, और ये क्या है बेटा, सारी फिजिकल चेंजेस हैं। अच्छा जी, उसके बाद है मैटर कैन बी पुट टू यूज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज दे हैव, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल, एवरी सब्सटेंस हैज सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं या जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन वन ऑफ दीज 3 फिजिकल स्टेट्स। इसके अलावा भी हैं, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर यूजुअली आपको ये 3 चीज़ें 3 हालतों मिलती हैं, या तो सॉलिड होगी चीज़, या लिक्विड होगी, या क्या होगी, गैस होगी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी होती है हीट ट्रांसफ़र, कि क्या वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। अगर हीट, एक ये मटेरियल है, यहाँ से हीट इधर से इधर जा रही है, ठीक है, इसके अंदर, तो ये इसे क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मौजूद है और अच्छी है, लेकिन अगर ये थर्मल हीट को दूसरी साइड पे नहीं जाने देता तो वो अच्छा थर्मल कंडक्टर नहीं है। अच्छा जी, डक्टिलिटी, एबिलिटी टू बी शेप्ड और ड्रॉन इनटू वायर। मैंने कहा था ये उसमें पहले भी बताई गई है, यहाँ में भी बड़े अच्छे तरीके से शॉर्ट बताई जा रही है। डक्टिलिटी, किसी चीज़ को आप मतलब है कि ऐसे फैला दें कि उसको उतार के अंदर डाला जा सके। अब वायर के अंदर डालने के लिए ज़रूरी है वो मेटल जो है बेटा वो भी हो, क्या कहते हैं उसे, नरम भी हो। बात आप समझ रहे हैं? अगर वो ब्रेक होगा तो फिर तो आप तार के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, तार रोल करेंगे, वायर को रोल करेंगे, क्या होगा, अगर वो मटेरियल नहीं लपेटा जा सकता तो फिर क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा तो वायर ब्रेक हो जाएगी और फिर करंट आगे शिफ्ट नहीं होगा। तो जनाब पे लिखा है डक्टिलिटी, क्या जी, एबिलिटी टू बी शेप्ड और ड्रॉन इनटू वायर। मेलिएबिलिटी, एबिलिटी टू बी हैमर्ड इन अ शीट, एबिलिटी टू बी हैमर्ड इन अ शीट। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन ये पेपर में आ सकती हैं। मेलिएबिलिटी, मेटल हैमर्ड इनटू थिंक और शीट्स। अब कॉपर वायर है, अब ये कौन सी चीज़ है, अगर चीज़ डक्टिलिटी तो डक्टिलिटी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, कि जनाब पहले आप उसको फैला सकें, क्या कर सकें, उसको फैला सकें, मुख्तलिफ आप उसकी शेप्स दे सकें, तो गोल्ड की अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। व्हाट डू यू थिंक व्हाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर एंड गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज, गोल्ड इज मेलिएबल, सो दिस इज यूज्ड फॉर ज्वेलरी। कॉपर इज डक्टाइल, कॉपर इज डक्टाइल, और एक तो डक्टिलिटी है, दूसरा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करने की। देखें, जब करंट गुजरता है किसी चीज़ में से तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ता? कभी हाथ लगा के देखो ना उसको, वो जो स्विच आपने अंदर डाला हुआ है, जो स्विच आपने अंदर डाला होता है, उसकी जो पिन होती हैं, जो मेटल की पिन, जो मेटल की पिन हैं, अब मेटल की पिन्स को जब आप
हाथ लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी जिसमें से करंट गुजर रहा हो। तो बात आप समझ लें, अगर यहाँ पे अगर एक चीज़ में से थर्मल हीट नहीं गुजर सकती, ये याद रखेगा, उसमें से फिर करंट भी नहीं गुजरेगा। ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठी ही चलती हैं। जिस चीज़ में से करंट गुजरता है, एक चीज़ में से अगर करंट गुजरता है तो हीट भी उसमें से मोस्ट लाइकली है कि पास हो जाएगी, लेकिन अगर एक चीज़ में से हीट पास नहीं हो रही तो मोस्ट लाइकली है कि करंट भी पास वो नहीं करेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पहले बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। सॉलिबिलिटी के चलें बता ही देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के किस पॉइंट के ऊपर वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि चीज़ लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होगी। उसके बाद क्या है सॉलिबिलिटी, कि कितनी मिकदार किसी चीज़ की आप दूसरी चीज़ के अंदर हल कर सकते हैं, कितनी चीज़ डिजॉल्व हो सकती है। जैसे फ़र्ज़ करें आप एक पूरा गट्टू ले लेते हैं चीनी का और साथ में क्या लें, एक गिलास पानी ले लें। क्या, एक गिलास पानी ले लें। अब क्या उसके अंदर ये पूरा गट्टू हल हो जाएगा चीनी का? तो जवाब है नहीं हो जाएगा। एक ख़ास अमाउंट है, उसके बाद चीनी हल होना बंद हो जाएगी। तो 100 ग्राम, जब 100 ग्राम आप लिक्विड का लेते हैं, जो भी है सॉल्वेंट जो भी है उसका 100 ग्राम लेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसके अंदर वो चीज़ जितनी मिकदार में हल होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी सॉलिबिलिटी कहलाएगी। In places where heavy snowing takes place, a salt solution is sprayed on the road. Salt lowers the freezing point, therefore making it difficult the water to freeze on the roads. तो साल्ट का एक प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है कि टेम्परेचर कम कर देता है। मतलब अगर जीरो पे जम रहा है ना, तो अब इसको मज़ीद नीचे ले जाएगा। क्या ले जाएगा, मज़ीद नीचे ले जाएगा। तो जीरो के वहाँ पे फिर वो नहीं जम सकेगा। ठीक है, तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए रोड के ऊपर क्या किया जाता है, नमक को स्प्रे किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, a chemical property is a characteristic of a substance that may be observed when it participates in a chemical change. To identify a chemical property, we look for a chemical change. Our chemical change always produces one or more type of matter that different from the matter present before the change. जब आप केमिकल चेंज में किसी चीज़ को पुट इन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक नई चीज़ बनती है जो पहले वाली चीज़ों से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। द एक्सप्लोजन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन इज अ केमिकल चेंज। जो एक्सप्लोजन है किसका, नाइट्रोग्लाइसरीन का, ये केमिकल चेंज है। बिकॉज द गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय और वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जब आप नाइट्रोग्लाइसरीन को एक्सप्लोड करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस जनरेट होती हैं जो कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि नाइट्रोग्लाइसरीन पहले मौजूद थी। बाद का ऐसा होता है इधर सॉलिड होता है और जहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस होगी, इधर गैस होगी, इस साइड क्या होगा, सॉलिड होगा। अच्छा जी, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर फ्लेमेबिलिटी है, एबिलिटी टू रस्ट है, रिएक्टिविटी है, या दूसरी टाइप्स हैं। फ्लेमेबिलिटी किसी चीज़ की वो फ्लेमेबिलिटी क्या है, डिफाइंड एज कितनी आसानी से कोई चीज़ जल सकती है या कितनी मुश्किल से, इसे क्या कहते हैं, उसकी फ्लेमेबिलिटी। क्या है, फ्लेमेबिलिटी। Flammability is defined as how easily can a substance burn. When matter burns, it combines with oxygen and changes to different substances. वुड की हमने पहले देखी थी, कंबशन की एग्जांपल हमने पहले देखी थी कि जब ये जलती है कोई चीज़ फ्यूल के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, वुड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लेमेबल मैटर। हाउएवर केमिकल्स लाइक गैसोलीन, एसीटोन, डाइथाइल ईथर और हैजर्डस एज दे इग्नाइट एट मॉडरेट टेम्परेचर। क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर हो उसके ऊपर भी इग्नाइट कर जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन हैजर्डियस साइंस ऑन सर्टन प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशन एंड ऑन प्रोडक्ट्स लाइक परफ्यूम स्प्रेज। अच्छा जी, आयरन फॉर एग्जांपल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म रस्ट, आयरन ऑक्साइड। अब सेब के अंदर क्या होता है, आयरन का जो कंटेंट होता है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वही क्लोरोज आयरन ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सैंपल्स आर शोन बिलो। एक्सप्लोजन के लिए साइन, क्रूजन हार्मफुल है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है, डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट है। की पॉइंट्स ये यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। लेट्स सी के आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। इसके अंदर कौन सी फिजिकल चेंज है बेटा, चॉपिंग ऑफ लॉग। लॉग लकड़ी को ही कहते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विच चेंज कैन बी इजीली रिवर्स? फिजिकल चेंज। उसके बाद है व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द वन इट वाज फॉर्म, तो ये क्या होगी? केमिकल चेंज। If the chemical properties of a substance remain unchanged and only the state changes, it is called केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम ही है और स्टेट सिर्फ चेंज हो रही है, तो स्टेट क्या होती है? फिजिकल चेंज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज? बॉइलिंग ऑफ वाटर। अच्छा, फिजिकल चेंज नेक्स्ट दोबारा है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? कंपोजिशन स्टेज द सेम, कंपोजिशन जो होती है वो सेम ही रहती है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती। उसके बाद है केमिकल चेंज, ठीक है। रेस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, पेंट कर दें। मिल्क ट्रांसफर, चलें एक आपके लिए रह गया, बाकी इसमें देखते हैं और कुछ है तो। ओके, मजीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक्सप्लेन करना मेरे हिसाब से बंद हो, ठीक है। ये चैप्टर बेटा यहाँ पे होता है जी ख़त्म। तो उम्मीद है इसको आप रिवीजन करेंगे, अच्छी रिवीजन करनी है बेटा। कोशिश करें कि कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। बेसिकली ये कि ये किस्म की रिवीजन ही चल रही है आपकी। पंजाब की बुक के अंदर हम इन सब चीज़ों को पहले कवर कर चुके हैं, यहाँ पे मतलब है कि दोबारा हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या है? यूनिट 5 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अच्छा जी, अब लेट्स सी इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ। तो मैटर किस चीज़ से बना हुआ बेटा? एटम से या मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। द मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स just as well is made of small bricks. Living organisms consist of cells and honeycomb is made up of smaller hexagonal cells. अच्छा जी, जो वॉल होती है ये ब्रिक से बनी होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, ये सेल से बने होते हैं। हनीकॉम्ब ये जो उसका छत्ता होता है शहद का, ये स्मॉलर हेक्सागोनल सेल से बना होता है। एलिमेंट इज अ प्योर मैटर which has the same type of atoms and retain all the chemical properties of that element. For example, a gold coin is made up of gold atoms put together in the shape of a coin. गोल्ड की जो भी चीज़ बनी है उसके अंदर सारे जितने भी एटम होंगे वो किसके होंगे बेटा? गोल्ड के ही होंगे। किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। अब H2O है, उसके अंदर जितने भी पानी है उसके अंदर जितने भी मालिक्यूल्स हैं वो सारे क्या होंगे? H2O ही होंगे। क्या होंगे? H2O मालिक्यूल्स होंगे। तो जो एलिमेंट है ये एक प्योर चीज़ है। कंपाउंड भी इसी तरह से जो बनता है वो भी प्योर ही होता है। वो भी क्या होता है? प्योर ही होता है। एक ही किस्म के मालिक्यूल से मिलके बना होता है। फ़र्क ये है एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं और जो कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होते हैं? मालिक्यूल्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब क्या है? एटम का स्ट्रक्चर अब क्या है? ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स। इसके अंदर 2 रीजन होते हैं। सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। जो सेंटर होता है इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोटॉन, उसके ऊपर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा न्यूट्रॉन होता है, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जबकि जो बाहर इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके ऊपर क्या होता है? कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ये वही चीज़ लिखी हुई है जी। जो सेकंड है मच लार्जर रीजन ऑफ द एटम इज कॉल्ड कौन से? इज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बहुत बड़ा इलाका है इसका, जो सेकंड है, देखिए ये छोटा एरिया है उसकी निस्बत जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा इलाका होता है, बड़ा एरिया होता है जहाँ पे क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज अ फिक्स्ड शेल। अच्छा जी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सारे मिलके क्या बन जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज ऑलवेज द सेम। कोई भी आप एटम ले लें उसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अब इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है जो चार्जेस होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जनाब अली ये एटम क्या होगा, एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। किसी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ओवर द ईयर्स, तो ये मुख्तलिफ अदवार में बेटा इसकी जो शेप है वो चेंज होती रही है। पहले किसी तरीके से बनाया गया, जॉन डाल्टन ने इसको कहा कि ये सॉलिड स्फीयर है। कौन सा मॉडल है, सॉलिड स्फीयर मॉडल है। जे थॉमसन ने इसकी मिसाल दी, कैसे, प्लम पुडिंग मॉडल से मिसाल दी। फिर रदरफोर्ड ने इसका न्यूक्लियर मॉडल बनाया। फिर जो है नील बोहर ने इसका प्लानेटरी मॉडल बना के दिखाया, ठीक है। और फिर अर्विन श्रोडिंगर ने जनाब अली क्या बनाया, इसका क्वांटम मॉडल बनाया। क्या बनाया, क्वांटम मॉडल बनाया। देखिए 1803 में ये काम शुरू हुआ और तकरीबन 100 साल तक इसके ऊपर रिसर्च होती रही है। अच्छा जी, एटम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम योर कार टू योर बाइसाइकिल, अ लैडर और चेयर, योर कैट एंड इवन योर बूट्स। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के अंदर ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नो चार्ज। अच्छा जी, ये दोनों मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बना देते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन नंबर होता है। क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होता है। किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसको जाहिर किया जाता है किसके साथ बेटा, जी के साथ। किसके साथ, जी के साथ। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज जी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये शनाख्त है, किसी भी एटम की क्या है, शनाख्त है। प्रोटॉन नंबर ही उसकी शनाख्त कहलाता है। इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ हालतों में आपस में चेंज होते रहते हैं, न्यूट्रॉन भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, किसी उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। प्रोटॉन से पहचाना जाता है कि ये चीज़ क्या है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर प्रोटॉन नंबर है 6, इसका क्या मतलब होगा, ये क्या है, कार्बन है। अगर किसी चीज़ के जो प्रोटॉन है किसी वजह से चेंज हो जाए और वो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाए, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी बेटा, कार्बन कहलाएगी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी चेंज होती रहती है, एक से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के अंदर डिफरेंट मिकदार में पाए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है वो चेंज नहीं हो सकते। An element with 6 proton is a carbon atom, which means the atomic number of carbon is 6. Similarly, ऑक्सीजन का क्या है, 8 है। अच्छा जी, इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मतलब है कि जो पहला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1, दूसरे का क्या होगा, 2, तीसरे का क्या होगा, 3, चौथे क्या होगा, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज किए गए हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो मैंने बता दिया, तो इसी से तो पता चलता है कि ये एलिमेंट कौन सा है। मैस नंबर में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, नंबर 1 बेटा प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये दोनों मिला के क्या बना देते हैं, उसका मैस नंबर। और इसको जाहिर किया जाता है किसके साथ बेटा, ए के साथ। किसके साथ, ए के साथ। अब इसको मैस क्यों कहते हैं, मसला ये है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये काफ़ी हल्का आइटम है, इलेक्ट्रॉन सब पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का है, इसके मुकाबले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वज़न काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का वज़न ना होने के बराबर है। मैस वज़न को ही कहते हैं, मैस किसको कहते हैं, वज़न को। मतलब एटम का जो वज़न है सारे का सारा किस वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। इसी वजह से इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, मैस नंबर बन जाता है। जैसे कार्बन है, अब कार्बन में बेटा 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसका मैस नंबर क्या बन जाएगा, 6 × 6 12, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इसी तरह से मैस नंबर कितना है, 16 है, ठीक है। हीलियम का कितना है, 4 है, हीलियम का कितना है, 4 है, 2 × 2। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर में भी हो सकते हैं। The number of proton and neutron together is the mass number of an atom and it is represented with the letter A. Both proton and neutron are also called
न्यूक्लियॉन्स। इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल एटम कार्बन के 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मास नंबर 1 किससे बनता है? G+N से। अच्छा, अब ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट गिवन है, लेट्स से कि X है, तो इसका जो ऊपर ये छोटा सा सिंबल है, ये क्या कहलाएगा? उसका मास नंबर। नीचे वाला जो सिंबल है क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक नंबर। अब ये है कार्बन, इसको C का मतलब है कार्बन है, 6 एटॉमिक नंबर है, और 12 इसका क्या है? मास नंबर है। पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया गया है। अब ये 15 नंबर, इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। अब ये देखें यहाँ पे क्या है? 1 से शुरू होगा। चलें, इसमें ये इतना क्लियर नहीं है, कोई कलर वाली उसके ऊपर है, उसको मजीद एलेबोरेट करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। जो वर्टिकल रोज हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। अब ये जो है, ये जो रोज हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या पीरियड हैं। और इस तरह से ये जो लगी हुई हैं लाइन्स ऐसे बनी हैं, इनको क्या बोला जाता है बेटा? ग्रुप्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। ये जो ग्रुप ए है, जितने भी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जब मेन एलिमेंट्स हैं, वो सारे किसमें? ग्रुप ए के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? ग्रुप ए के अंदर है। मतलब है कि ये फर्दर पूरे का पूरा क्या है? ए है। तो ए 1A 2A 3 4 5 6 7 8A ये सारे किसका हिस्सा हैं? ए का हिस्सा है। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में आते हैं बेटा? बी में आते हैं। आपका जितना भी यूजुअली काम होता है, जो आपने पढ़ना है, सारे का सारा किसके बारे में पढ़ना है? जो ए के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? ए के साथ अटैच है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आपको बहुत कम जानना पड़ेगा इस बुक के अंदर स्पेशली। एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर इन पीरियड 1 विच मीन्स दे हैव 1 ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जितना आपका पीरियड नंबर होगा उतनी आपके शेल्स ऑर्बिट होंगे। ये फ़र्ज़ करें एक न्यूक्लियस पड़ा है, ये जनाब अली क्या है? ये उसका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। ऑर्बिट को शेल भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो अब ये 4 नंबर का मतलब है ये पोटाशियम है। अब पोटाशियम के कितने होंगे? ऑर्बिट 1 2 3 4 होंगे। अब ये रुबिडियम किस में पड़ा है? 5 में पड़ा है। तो इसके टोटल बेटा कितने शेल्स होंगे? 5 शेल्स होंगे। हाइड्रोजन क्या है? 1 नंबर में पड़ा है। अगर ये इसका न्यूक्लियस है तो इसका क्या होगा बेटा? सिर्फ एक ही शेल होगा। कितना होगा? एक ही शेल होगा। तो पीरियड और उसके शेल्स इक्वल होते हैं। पीरियड और उसके शेल इक्वल होते हैं। जिस पीरियड नंबर में होगा वही उसके उतने ही उसके शेल होंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? एलिमेंट सच है सोडियम एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर इन पीरियड 3। इनके कितने जनाब अली ऑर्बिट होंगे? 3 ऑर्बिट होंगे। ऑर्बिट या शेल उसके पीरियड नंबर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है? वर्टिकल कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप। देयर आर 18 ग्रुप्स। अब आपने जो देखे हैं 8 देखे हैं। कितने देखे हैं? 8। अब ये मॉडर्न टेबल की बात कर रहा है। मॉडर्न टेबल वो पुराना टेबल दिखाया गया है ऊपर। टोटल जो नया टेबल है उसके अंदर क्या है बेटा? 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। 1 2 उसके बाद क्या बेटा? 13 14 और यहाँ 18 तक ये मेन ग्रुप हैं। ये कौन से ग्रुप हैं? मेन ग्रुप हैं। 1 2 और फिर बीच वाले कौन से हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। 3 से लेके 12 तक कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके ऊपर डिस्कशन कम ही होगी। सारी जो डिस्कशन आपकी रहेगी 1 2 और फिर 13 से लेके 18 तक। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, radon, krypton and xenon which have low melting and boiling points and they are colorless, odorless, taste like non-flammable. This group is also called low chemical reactive group. इसे क्या कहते हैं जी? लो केमिकल रिएक्टिव ग्रुप भी कहते हैं। ये ग्रुप 18 है। ये क्या है? ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 का जो नाम है वो उनको क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस। क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस। और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो बात की बात है, वो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो चीज़ कवर है हम उसी को देखेंगे। फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसान है भाई। अगर आपको कोई चीज़ गिवन है, जैसे कार्बन गिवन है, अब आपको बताया जाता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है। ये मास नंबर होगा कितना है? उसका 12 है। एटॉमिक नंबर उसका कितना है? 6 है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन पता करें, प्रोटॉन पता करें और क्या पता करें? न्यूट्रॉन।
तो बड़ा ही आसान है, कोई ज़रा भी मुश्किल नहीं है। देखें, हमने कहा कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर किससे बनता है, प्रोटॉन से बनता है। इसका मतलब है 6 हो गए प्रोटॉन और 6 हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन। जो मैथ होता है किसी से बना होता है, प्रोटॉन से और किससे, न्यूट्रॉन से बना होता है। तो अब इसके अंदर 12 मैथ नंबर है ना, आप यहाँ से आपने एटॉमिक नंबर से मालूम कर लिया कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब 12 में से अगर 6 प्रोटॉन है, इसमें से 6 निकाल दो तो पीछे जो चीज़ बच जाएगी, आपने 6 निकाल दी तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी तो निकाल दिया, पीछे क्या बच गया 6, और 6 क्या चीज़ थी, न्यूट्रॉन थे। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बड़ी ही आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रा भी मुश्किल बात नहीं है। तरीक़ाकार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहाँ प्रोटॉन लिखे होंगे ना, प्रोटॉन, तो आपने सिंपल कहना है यही इलेक्ट्रॉन है, इतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे। अच्छा जी, सेकंड बात, जो अगर आपको लिखा हो मैथ नंबर, फ़र्ज़ करें आपको मैथ नंबर के बना है कि मैथ नंबर क्या है, 16 है। मैथ नंबर क्या है, 16 में और कुछ ले लेता हूँ, 23 है। मैथ नंबर क्या है, 23 है। अब आपको बताया गया है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 है। इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 है। बाकी चीज़ें मालूम करें। अब कैसे करें? अगर इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी तो 11 ही होंगे। और जो मैथ नंबर होता है किससे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन कितने थे, 11 थे। अब 11 में से आप इसमें से 11 निकाल दें तो ये भी 11 निकल गया, प्रोटॉन भी निकल गया, पीछे कितने बच गए, 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने आपके पास हो गए, 12। तो आप बड़ा आसानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके। जैसे एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, मैथ नंबर 19 है, बाकी चीज़ें मालूम करें, कोई मुश्किल है? एटॉमिक नंबर 9 का क्या मतलब है, 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। इसमें से ये 9 निकाल दें, पीछे क्या बच जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ये बहुत ही आसान है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे लगे होते हैं, शेल्स के अंदर जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। तो जो पहला शेल होता है, इसका सिंपल फार्मूला है बेटा, 2n की पावर 2, ये फार्मूला होता है। n कहते हैं शेल नंबर को, n कहते हैं शेल नंबर को। जो पहला शेल है उसे क्या कहा जाता है बेटा, k। जो दूसरा शेल है उसको क्या बोला जाता है, l। तीसरे को क्या बोला जाता है, m। तो इसी तरह से आगे चलेंगे, 2n की पावर 2, 2n की पावर 2, शेल नंबर 1 है तो 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 2 1 इज 2। तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होगा, n की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर क्या आ जाएगा 8। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18। तो पहले में लग गया 2, दूसरे में आ गया 8, तीसरे में आ गए 18। तो अगर आपको कोई भी शेल नंबर के बनो, कोई भी शेल नंबर के बनो, तो अब आप उसके बता सकते हैं कि नहीं। फार्मूला क्या है, 2 शेल नंबर पावर उसकी 2, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है ये आपको एलिमेंट, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द KLM इलेक्ट्रॉन दी गई है। क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला आपको गिवन है। लेट्स से कि हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। अगर 18 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, मुझे पता है पहले में कितने आएंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। तो अब टोटल इसके टोटल 18 है, तो पहले में 2 लगा दें, दूसरे में 8, अब तीसरे में कितने बच गए, टोटल 8 ही बच गए हैं। तो ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। ईजी की मुश्किल, जब क्या है जी, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के अंदर कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो 3 है तो पहले शेल में कितने लग जाएंगे, 2, और फिर दूसरी शेल में क्या लग जाएगा, 1, ठीक है। बोरोन 5 है, बोरोन का क्या है, 5 है, तो पहले शेल में कितने लगा देंगे, 2, दूसरी शेल में कितने लग जाएंगे, 3। ऑक्सीजन के कितने, 8, पहले शेल में कितने लग जाएंगे, 2, दूसरे में कितने लग जाएंगे, 6। अच्छा जी, क्लोरीन के 17 हैं, तो 17 वाले में क्या है, पहले में 2 लग गए, दूसरे में लगे 8, 10, पीछे कितने बच गए, 7, 17। पूरे हो गए, आसानी समझ आ रहा है, नहीं आना। अच्छा जी, उसके बाद है, डू यू नो एटम ऑफ द नोबल गैसेज आर लेस रिएक्टिव एंड स्टेबल ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। जो नोबल गैसेज हैं क्यों रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका बाहर वाला शेल कंप्लीट होता है। बाहर वाला शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाहर वाले शेल में अगर 2
इलेक्ट्रॉन हो और उसमें वो स्टेबल हो तो उसे क्या कहते हैं, वो किसके तहत स्टेबल है, वो डुप्लेट रूल के तहत स्टेबल है। किसके तहत स्टेबल है, डुप्लेट रूल। और जो 8 के साथ स्टेबल हो तो वो क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल के साथ स्टेबल है। कौन से के साथ, ऑक्टेट रूल के साथ। लेकिन हम इन पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में इतना ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं है और वैसे भी लेवल आपका जो है उसमें ये बनता नहीं है। तो डुप्लेट 2 के साथ जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है आउटर मोस्ट शेल में वो डुप्लेट के साथ है, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है वो क्या है, ऑक्टेट के साथ है। ये इतना ज़्यादा आसान है कि मैं इसको पढ़ाने के मूड पे नहीं हूँ मज़ीद, ठीक है। ये आपने खुद ही देखना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट ये इन चीज़ों को आपको ज़रूर याद करना चाहिए कि पहले 18 एलिमेंट कौन से हैं, जो यहाँ पे ऊपर टेबल गिवन है उसकी ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में आगे काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हैं, सिंबल, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड मैथ नंबर। वेयर इज मैथ नंबर नहीं करेंगे, चलें ये 2 चीज़ें अगर याद कर लें यहाँ पे यहाँ तक, ये 3 जो इसके नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये गुड इनफ है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास नेक्स्ट है चैप्टर 6 है, वैलेंसी के ऊपर है। किसके ऊपर है, वैलेंसी के ऊपर है। अब वैलेंसी क्या होती है, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड्स। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में बेटा मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जो एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसे क्या कहते हैं बेटा, वैलेंसी। उसे क्या कहते हैं, वैलेंसी। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एटम गेन्स, लूजेस और शेयर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। वैलेंसी बेसिकली क्या है, जब कोई एटम जितनी फ़र्ज़ करें 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज़ कर रहा है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी क्या होगी, 3 है। अगर वो 3 गेन कर रहा है तब भी क्या होगी, 3 होगी, या 2 गेन कर रहा है तो 2 होगी। इसी तरीके से अच्छा जी, ये शेयर कर रहा है, जो आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, 3 1 दे रहा है, 3 1 दे रहा है, तो ये अगर शेयर करते हैं, लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, ये इसके कहते हैं उसकी वैलेंसी। इसे क्या बोला जाता है, उसकी वैलेंसी। वैलेंसी इज ऑलवेज इन स्मॉल होल नंबर्स और ज़ीरो। वैलेंसी क्या होगी, या तो होल नंबर में होगी या क्या, ज़ीरो होगी। द एलिमेंट विच हैव ज़ीरो वैलेंसी डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। ऐसा एटम जिसकी कि वैलेंसी 0 है वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, वो एटम की हालत में ही रहेगा, वो एटम की हालत में ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो ऑक्टेट है, जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो क्या है, पूरा है। बेसिकली होता क्या है, अगर किसी, मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम ज़्यादातर एटम है, पहले 2-3 को छोड़ के, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया और क्या हो गया, बोरॉन हो गया। इन 4 को छोड़ के ना बाकी जितने भी हैं ये 2 के साथ स्टेबल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, 2 के साथ स्टेबल हो जाते हैं कि अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल। बाकी जितने भी हैं 114, वो आउटर मोस्ट शेल में उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8। इसका मतलब है कि अगर एक एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम कोई भी ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें कोई भी है। अब ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये क्या इसका आउटर मोस्ट शेल, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अब ये सबसे बाहर वाला शेल क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल है। फ़र्ज़ करें इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 6 लगे। कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 6। शो कर देते हैं इसको। अब इसने बाहर वाले शेल में 8 पूरे करने हैं, बाहर वाले शेल में 8 पूरे करने हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, 2। इसी तरह से एक और फ़र्ज़ करें, हम ले लेते हैं, एक और एलिमेंट है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, और इसका ये वाला शेल उठ जाएगा, तो पीछे जो शेल होगा उसके अंदर कितने होंगे, 8 होंगे, और ये हो जाएगा स्टेबल। बात समझ लगी कि नहीं। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे देगा, ये क्या करेगा, दे देगा। अगर आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 है, ये क्या करेगा, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। क्या करेगा, ले लेगा।
बात समझ रहे हैं? अब जो 3 वाला है वो किसके पास जाएगा? 5 वाले के पास जाएगा। जो 2 वाला है किसके पास जाएगा? 6 वाले के पास जाएगा। जो 1 वाला है किसके पास जाएगा? 7 वाले के पास जाएगा। इस तरह से ये भी स्टेबल हो जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएंगे। जो 4 वाला है वो दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन शेयर करने, अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा। क्यों? जब ये एक शेयर करेगा तो वो एक इसके पास भी तो आ जाएगा, ठीक है। शेयर हो गया ना, एक इसका हो गया, वो 7 थे और ये 8वां आ गया तो कितने हो गए? 8 हो गए। दूसरी साइड में भी आपको क्या होगा? वो भी 7 वाला ही होगा। वो भी कितने वाला होगा? 7 वाला ही होगा या 1 वाला होगा, या क्या होगा? 1 वाला होगा। 1 वाला 1 शेयर करके अपने 2 आउटर मोस्ट में कंप्लीट कर लेगा, या 7 वाला उसके साथ मिलके क्या होगा? दोनों के 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको क्लियर है? अच्छा, एक दूसरी बात कि जो ग्रुप होता है, अब ग्रुप 1 है, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। ग्रुप 2 वाले के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 2। 3 वाले के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 3। 4 वाले के 4, 5 वाले के 5, 6 वाले के 6, 7 वाले के 7 और 8 वाले के 8। बात समझ में? इसे ग्रुप 0 भी बोला जाता है, इसे ग्रुप 0 भी बोला जाता है, लेकिन वैसे ये क्या है? ये है ग्रुप नंबर 8। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? ठीक है। रोमन न्यूमेरल से शुरू आउटर में जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। वैलेंस शेल से मुराद है सबसे बाहर वाला शेल, मतलब सबसे बाहर वाला शेल। बात समझ लगी कि नहीं लगी है? अच्छा, विच ग्रुप इज लाइकली टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन? तो कौन सा होगा बेटा? ग्रुप 2A। क्या होगा? ग्रुप 2A। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के उसमें होता है, उसकी वजह क्या है? इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो मैंने क्या होता है, जिसके बाहर में 2 है तो वो 2 को रिमूव करके क्या करेगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द आयन, फॉर्मेशन ऑफ द आयन। अब ये आयन कैसे बनते हैं? आयन होते हैं चार्ज पार्टिकल। आयन्स क्या होते हैं? बेसिकली चार्ज पार्टिकल। आपको पता है जो एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एक एलिमेंट है, अब हम कोई भी बना देते हैं, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े थे, अब यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट है और उसके पास कितने यहाँ पे 6 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए थे? 6 लगे हुए थे। अब क्या होगा? ये जो 2 हैं ये इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। और ये जो 2 हैं उड़ जाएंगे। अब इसके भी अंदर वाले शेल में कितने होंगे? 8 ही होंगे। 8 होते हैं तो तभी अगला शेल चढ़ता है, ठीक है। अब ये भी आपके पास 8 वाला आ गया और ये भी कितने वाला आ गया? 8 वाला। लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए तो इसके पास माइनस का 2 चार्ज कम हो गया। माइनस का फर्ज करें, इसके कितने पास थे? पहले इसके पास कितने थे? फर्ज करें 10 है, 12 है, ठीक है। ये भी कितने थे? 12 थे। अब जब 2 चले गए, जब 2 चले गए तो आप इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रह गए? 10, और प्रोटॉन कितने रह गए? 12। अब हर एक के ऊपर होता है +1 चार्ज, तो इसका मतलब है यहाँ पे +12 हो गया चार्ज, और जहाँ पे कितना हो गया? -10। इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? +2। जो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अब इसने 2 ले लिए हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा। इन्हीं कहते हैं आयन। चार्ज पार्टिकल क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अब जैसे यहाँ पे आपको सोडियम दिखाया गया है, यहाँ पे बाहर क्या है? 1 है, यहाँ पे वो 1 रिमूव हो चुका है। इलेक्ट्रॉन जब उड़ गया तो 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी बेटा? अब गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये भी उसी तरह से ही है। अब ये क्लोरीन है, इसके बाहर वाले शेल में 7 थे और जहाँ पे इसने 1 और ले लिया। अब इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18 हो गए। 1 नेट चार्ज ज़्यादा हो गया इसका इलेक्ट्रॉन का, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? -1 चार्ज होगा। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? देखें, अगर कोई चीज़ आपस में मिल रही है तो उसके चार्जेस इक्वल होंगे। चार्जेस क्या होंगे? इक्वल होंगे।
क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट्स सी एवरी कंपाउंड है द केमिकल फार्मूला, फॉर एग्जांपल द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द वैलेंसी ऑफ एन एटम। द केमिकल फार्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट दैट आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ कंपाउंड। अच्छा जी, अब लेट्स सी हमारे पास ये क्या है, NaCl है, क्या है, NaCl है। अब इसके ऊपर 1 चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या है, 1 चार्ज है, ठीक है। ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर इसके नीचे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसके पे O2 है, ये जो 2 है ये किधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो ये है ये इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा H2O, ये क्या हो जाएगा, H2O। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, ये N3H है, तो ये जो N का 3 है ये किधर आ जाएगा, ये H के नीचे आ जाएगा, और इसका जो चार्ज है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NH3। आसान है मुश्किल, सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर जो नंबर लगा है वो दूसरे के नीचे लगा दें, जो इसका नंबर है वो उसको इसके नीचे लगा दें, तो ये बन जाएगा कंपाउंड का फार्मूला। अब C4 है, इसको इधर ले आए, O2 है, इसको इधर ले आए, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर दोनों के चार्ज हो इक्वल तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फर्ज करें ये भी 4 होता तो ये CO हो जाता, ये क्या हो जाता, फिर CO हो जाता, लेकिन ये आपस में रिड्यूस नहीं हो सकते। जैसे 4 है और 2 है, अब ये नहीं कि 2 1 इज 2 और 2 2 इज 4, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, अगर बिल्कुल आपस में बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। केमिकल बॉन्ड इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसका और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, और डिफरेंट एटम्स की, इसे क्या कहते हैं जी, बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ये बनाते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग ऑफ वन एटम टू अनदर, द अट्रैक्शन ऑफ ईच एटम्स न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम प्लस द एटम्स टुगेदर। अच्छा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जी, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये आपस में इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बनाती है, केमिकल बॉन्ड बनाती है। When two atoms interact with each other, they experience a force of attraction. Electrons have a negative charge and nuclei have positive charge. The nucleus of one atom attracts the electrons of another atom. When atoms come close to each other, both attractive and repulsive forces increase as the distance between the atoms decrease. This electrostatic attraction holds the two atoms together. ठीक है, ये क्यों आपस में जुड़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, न्यूक्लियस को। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से ये आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एज द अट्रैक्शन ब्रिंग्स द एटम्स टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ये क्लियर हो गया, छोटा सा मतलब है कि चैप्टर था आपका। मेरा नहीं ख्याल कि बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रॉब्लम में डालेगी। बड़े अच्छे से तफसील के साथ जहाँ पे इसको डिस्कस किया जाता। पहला नहीं हो, फिर भी अगर कोई सवाल आपका पढ़ने को तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।